राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनकी मखमली आवाज में ऐसा आकर्षण था जिसने उन्हें विभिन्न पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ महापौर चुनाव के नतीजों को पलटने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी किसानों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र को किसानों की उचित मांगों को पूरा करना चाहिए और आवश्यक फसलों पर एमएसपी प्रदान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की सुरक्षा को बढ़ाकर Y+ श्रेणी का किया गया है। गगनयान मिशन के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने की शक्ति प्रदान करेगा। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बुधवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को एक एडवाइजरी भेजी है जिसमें चल रहे किसान आंदोलन के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया गया। राजधानी में एक और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप बिजवासन स्टेशन को पुनर्विकसित किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। द्वारका सेक्टर 10 में एक आवासीय अपार्टमेंट की एक मंजिल पर आज सुबह आग लग गई। 4 फायर ब्रिगेड टेंडरों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इसमें एक महिला की मौत हो गई। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी और ग्रीस के पीएम मित्सोटाकिस ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी ग्रीस यात्रा के बाद ग्रीस के पीएम की यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद इतने बड़े अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। पीएम ने बताया कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हैं और अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक है और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर
आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है। हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके। भारत और ग्रीस वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बिहार के दौरे पर है। राजीव कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इन दलों ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। इनमें से कुछ दलों ने कहा है कि मतदाता सूची में जो नाम हटे हैं उस पर आयोग आश्वस्त हो जाए और सूची में कोई कमी रह गई है तो उसे ठीक कर दिया जाए। इसके अलावा जिन वोटर्स के जो नाम जुड़े हैं उन्हें वोटर कार्ड समय पर पहुंचा दिया जाए। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैन्य बलों की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति की जाए ताकि चुनाव निर्भय और निष्पक्ष माहौल में हो सके। चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से बिहार वासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां हुई हैं उसका एक विस्तृत ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। जैसे आप जानते हैं, आप पूरी तरह से अवगत हैं, बिहार एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राज्य है और इस समृद्ध ऐतिहासिक, भूगोलिक और सांस्कृतिक के अलावा ये गौरवमयी धरती लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जानी जाती है। और इस लोकतंत्र के महापर्व जो अब 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस लोकतंत्र की धरती पर उसके विषय में हमें आपको बताऊंगा कि क्या तैयारियां हम लोगों ने की हैं। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों में हमने जो मीटिंग्स की हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले, जिसमें नेशनल पार्टीज के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम, तो ये 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, और स्टेट पार्टीज के रूप में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल। तो आप जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने हमसे क्या कहा।
तो कुछ दलों ने पहले कहा कि बिहार में जो मतदाता सूची बनी है उसमें जो नाम डिलीट हुए हैं उनके बारे में आयोग पूरी तरह से आश्वस्त हो ले और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर ले। पहला उनका ये कहना था। दूसरा इसी विषय में कहना था कि जो वोटर्स के नाम जुड़े हैं, जो अच्छी भारी मात्रा में नाम जुड़े हैं, उनको वोटर कार्ड बहुत जल्दी से जल्दी उनके समय उनके पास में पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट दे मेंशन्ड वाज कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि चुनाव निर्भय और निष्पक्ष माहौल में हो सके। उनका यह भी कहना था कि 72 घंटे से पहले जब चुनाव के उस समय में गश्ती और सुरक्षा की कार्रवाई को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रलोभन या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो। गर्भवती महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को मतदान केंद्र पर विशेष उपलब्ध सुविधा कराई जाए ताकि दे हैव ए कन्वीनियंस इन वोटिंग। दिस वाज अनदर डिमांड फ्रॉम द पार्टीज। कुछ पार्टीज ने कहा कि आप मतदान केंद्रों में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो 1500 के करीब वोटर्स हैं तो या तो उनको घटाएं या व्यवस्था ऐसी करें जिससे उनको असुविधा ना हो। जो लोग डुप्लीकेट वोट देने के लिए किसी दूसरे का वोट देने आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इम्पर्सोनेशन शुड बी अरेस्टेड। दिस इज व्हाट वाज द अनदर डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। उनका यह भी मांग था कि जो परमिशंस उनको लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, जिसमें वीडियो वैन की परमिशन हो, एलईडी वैन की परमिशन हो। एक पॉलिटिकल पार्टीज ने यह भी कहा कि उनको सिर्फ 5 गाड़ी मिलती हैं नेशनल स्टेट लेवल पे, तो इनकी संख्या कम है। तो अगर इतना बड़ा स्टेट है और एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहीं कहीं 2-2, 3-3 जिलों में है तो उनको गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो उसमें मूव कर सकें कैंपेनिंग के लिए। एक और मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की कि जो पोलिंग एजेंट्स और उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स पर दस्तखत सिग्नेचर करके देते हैं, उनका सिग्नेचर कभी कभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंचता। तो जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, चाहे कैंडिडेट हो चाहे उनके द्वारा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड पर्सन हो, उनका सिग्नेचर्स उपलब्ध रहे हर बूथ पे। एक और मांग थी उनकी कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आएंगे वो सबको उपलब्ध रहें, उनके फोन नंबर्स, उनके रहने की जगह, उनका एक फिक्स्ड स्थान हो ताकि कम से कम उस समय पर जरूर मिल सकें। बहुत सी पार्टीज ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो पोस्टल बैलेट्स की गिनती है वो पहले शुरू की जाए और सह समय खत्म की जाए। उनकी ये भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, उसका किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जाएंगी, इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए और उसको ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। उनका कहना था कि मतदान का समय बढ़ाया जाए ताकि प्रतिशत मतदान का और बढ़ सके। तो ये मुख्य मांगे थी। अगर तैयारी पर आए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तो बिहार में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और झारखंड में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हमने इसी मीटिंग के दौरान झारखंड के सीईओज और एसपीएनओज अन्य पदाधिकारियों से भी यहाँ बात की थी। बिहार में टोटल में से 34 जनरल और एससी की 6 और एसटी की 0, वहीं एसटीज की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज झारखंड में हैं। अगर हम रोल्स के बारे में बात करें तो कमीशन का ये प्रयास है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है, जो मतदाता सूची है, वो पूरी तरीके से प्योर हो और हेल्दी हो। तो प्योरिटी का मतलब क्या है कि उसमें जो लोग जुड़ने चाहिए वो जरूर जुड़ जाएं, जो लोग नहीं रहने चाहिए उसमें जो डेड हैं या शिफ्टेड हैं या मल्टीपल एंट्रीज हैं उनको हट जाना चाहिए। और मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी, सीनियर सिटीजन्स के सफिशिएंट जो नंबर सेंसस के हिसाब से फिगर आती है होने चाहिए, वो होनी चाहिए। यानी प्योरिटी भी होनी चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए। तो बिहार में टोटल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ मेल और 3.6 करोड़ फीमेल मतदाता हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 6.3 lakhs और वेरी सीनियर सिटीजन्स 14.5 lakhs। फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो जान के आपको अच्छा लगेगा, 18 से 19 वर्ष के, वो संख्या है 9.26 लाख। और अगर हम 20 से 29 वर्ष के युवा लोगों को देखें तो टोटल 7.64 करोड़ में से 1.6 करोड़ ऐसे हैं जो 20 से 29 साल के हैं। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य के दरभंगा जिले में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मंगलवार को 17वें मीडिया कप का फाइनल मैच आकाशवाणी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम के बीच खेला गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने आकाशवाणी को 35 रनों से करारी मात देकर 17वें मीडिया कप की विजेता टीम बनी। मैच की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम के कप्तान प्रवीण बबलू ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत काफी खराब रही और आकाशवाणी की टीम ने कसी हुई गेंदबाजी की। शुरुआत के 10 ओवर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्कोर 47 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम जब रन गति बढ़ाने की कोशिश की तो टीम की ओर से तुफैल ने नाबाद 70 रन का पारी खेलकर टीम का स्कोर 20 ओवरों में 134 रन के सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से तुफैल के अतिरिक्त गुंजन ने 24 और गौरव ने 13 रन का योगदान दिया। इस पारी में आकाशवाणी की ओर से अविनाश और विकास ने 2 और
अभिषेक ने 1 विकेट प्राप्त की। 135 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी आकाशवाणी की टीम की शुरुआत काफी संतुलित रही। शुरुआत के 5 ओवर में बिना किसी विकेट खोए 32 रन बनाकर आकाशवाणी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम के गेंदबाजों ने मैच में वापसी की और आकाशवाणी की टीम की कमर तोड़कर रख दी। आकाशवाणी की टीम 20 ओवर में मात्र 100 रन बना पाई और इलेक्ट्रॉनिक की टीम इस प्रकार 35 रन से जीत दर्ज की। आकाशवाणी की ओर से विश्वजीत ने 26 और अविनाश ने 24 रन का योगदान दिया। वहीं दूसरी पारी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से प्रशांत ने 2 और गौरव, राजीव गुंजन, लाल बाबू ने 1 विकेट प्राप्त किया। 17वें मीडिया कप के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि लगातार 17वें मीडिया कप का आयोजन होना अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं भी संस्कृत यूनिवर्सिटी के खेल मैदान को डेवलप करूंगा और मैं चाहूंगा कि अगला मीडिया कप संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में मैच आयोजित हो। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर दीनानाथ शाह ने कहा कि इस तरह के आयोजन होने से समाज में आपसी भाईचारा का माहौल बनता है। जिले भर के मीडिया बंधुओं को आपस में भी जोड़ने का काम मीडिया कप करता है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह ने कहा कि मीडिया कप के शुरुआती वर्षों से ही मैं मीडिया कप का साक्षी रहा हूं। राजधानी पटना में भी इस तरह की मीडिया कप का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और वहां 2 या 4 साल के बाद मीडिया कप का आयोजन बंद हो गया। लेकिन दरभंगा में 17 वर्षों से लगातार मीडिया कप का आयोजन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि यह मीडिया कप ऐसे ही आयोजित होते रहे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा ने कहा कि मीडिया कप के आयोजन होने के बाद प्रत्येक वर्ष इस मैदान में खेल प्रेमियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। मीडिया कप समाज में खेल के प्रति रुचि जगाने का काम करता है। अगले वर्ष से मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। इससे खेल विभाग में काफी संसाधन उपलब्ध हो जाएगा, जिससे 18वें मीडिया कप के आयोजन में काफी सहूलियत होगा। उप खेल पदाधिकारी डॉक्टर अमृत कुमार झा ने कहा कि मीडिया कप का आयोजन होने के कारण 10 दिनों से खेल मैदान में लगातार रौनक व उत्साह का माहौल बना हुआ था। कार्यक्रम के समापन समारोह में अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीम को कप प्रदान किया। साथ ही सभी मैचों के मैन ऑफ द मैच प्राप्त खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। 17वें मीडिया कप में गुंजन कुमार को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब प्राप्त हुआ। वहीं फाइनल मैच में तुफैल ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं लाल बाबू उर्फ वीरू को मीडिया कप के बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। यूपी के सीतापुर में दक्षिण भारतीय आचार्यों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य धाम स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर के गोपुरम द्वार का शुभारंभ किया। इसके बाद मां राजराजेश्वरी का सूक्ष्म अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने वैदिक यंत्रों की धुन के साथ मंदिर की परिक्रमा की और यज्ञ मंडप का दर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर श्री 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 राजेश्वरी मंदिर के कार्यक्रम में सहभागी बनने का अवसर मिला। श्री श्री राजराजेश्वरी मंदिर श्री स्कंद आश्रम के आज के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित यज्ञ आदि कार्यक्रम में, इस धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, देश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की इस धरती पर और खास तौर पर नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर श्री श्री राजराजेश्वरी मंदिर के इस भव्य धार्मिक आयोजन में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज और तोमर जी और अन्य पूज्य संतों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए उनका इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। नैमिषारण्य की महिमा अपरंपार है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है और हमारे यहाँ जो सबसे विख्यात ग्रंथ है
संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि तीरथ वर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहाँ साधना की थी। यहाँ की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जिह्वा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंदपुरी जी महाराज ने यहाँ पे राज राजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धार्मिक आयोजन हम सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म जो हमको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म वह एक शाश्वत व्यवस्था है, जिस शाश्वत व्यवस्था के माध्यम से हम लोग अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं, सदाचार का पाठ पढ़ते हैं, कर्तव्य का पाठ पढ़ते हैं। इनसे जुड़े हुए जो नैतिक मूल्य हैं, कर्तव्य से सदाचार से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, इनका जो समन्वय है वही वास्तव में धर्म है, जो हमेशा शाश्वत रहता है। पंथ और संप्रदाय आएंगे जाएंगे, उपासना विधियां आएंगी जाएंगी, लेकिन धर्म हमेशा शाश्वत रहता है, सनातन रहता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और विश्व मातृभाषा दिवस की सभी को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में है जहां भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली अनेक विभूतियों ने जन्म लिया है। साहित्य गौरव सम्मान उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा आयोजित अभी इस बहुत ही मैं कहूँ कि इसमें इतनी सारी महान विभूतियाँ और हम सबको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही आज विश्व मातृभाषा दिवस की भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। यह आज बड़ा अच्छा दिन है, तो एक अच्छे वातावरण में अच्छे दिन आप जैसे महान कलाकारों को आज ये सम्मान देने का हम सबको अवसर मिला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से अपने कामों से, अपनी लेखनी से लगातार हमारा इस लोक भाषा का, हम सब का, राज्य का, देश का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की पहचान आज एक ऐसे राज्य के रूप में है जहां भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली अनेक विभूतियों ने जन्म लिया है और हमेशा उन्होंने छोटे स्थानों पर जन्म लेकर बड़ा काम किया है, धरती से आसमान को छूने का काम किया है। एक से एक, जैसे अभी इंदु पांडे जी नाम बता रहे थे, सुमित्रा पंत जी का है, ऐसे भजन सिंह जी हैं, गोविंद चादर जी हैं, गुमानी पंत जी हैं, शैलेश मटियानी, डॉक्टर पीताम्बरकर बड़वाल, मनोहर श्याम जोशी जी, तोरा पंत शिवानी जी, शेखर जोशी जी, लीलाधर जरूरी जी, वीरेन डंगवाल जी, गिरीश तिवारी, गिरदा, भैरव दत्त भुरिया जैसे महान रत्नकारों ने उत्तराखंड की इस जो भूमि है, चिंतन परंपरा को विराट भावभूमि प्रदान की है।
यह उल्लेख जब हम इतने सारे लोगों का नाम ले रहे हैं तो इलाचंद्र जोशी जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, प्रसून जोशी जी जो आजकल देश विदेशों में हम सब की ख्याति बढ़ा रहे हैं, गंगा प्रसाद विमल जी, शेरजंग गर्ग जी आदि के नाम भी इसमें हैं। और इन सब के नाम ना आए तो मैं समझता हूँ कि ये अधूरा रह जाएगा। इनके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने न केवल उत्तराखंडी साहित्य बल्कि हिंदी साहित्य को भी समृद्ध किया है, लगातार उसको पहचान देने में अपना योगदान दिया है। ये सुखद अवसर है। ये सम्मान केवल इसलिए है कि जो काम धरातल पर हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और भी जो लोग अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आगे निकट भविष्य में, चूँकि ये एक नई परिपाटी हमने शुरू की है, इसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, अपनी स्थापना के बाद से भाषा संस्थान ने कई सारे महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाया है। अब सरकार ने हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, लोक भाषा बोली अकादमी को भी एक छत के नीचे लाते हुए इसको उत्तराखंड भाषा संस्थान को पुनर्गठित किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार भाषा संस्थान की जो स्वायत्ता है उसको बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए जो भी काम हो सकते हैं, जो हर संभव कार्य हो सकते हैं, उन सभी कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप सब जानते हैं कि कोई भी निर्णय जो राज्य के हित में, राज्य के रहने वाले लोगों के हित में लिया जा सकता है, किसी विभाग में हो, किसी संस्थान में हो, उसमें हमने पहले से तय किया हुआ है। ये हमारा संकल्प है कि हम इतना सा तनिक मात्र भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, तनिक भी देर करने वाले नहीं हैं। सोच समझ के राज्य के हित में जो भी निर्णय हो सकता है वो निर्णय हम ले रहे हैं और यहाँ भी लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत ट्रेन रवाना की गई। ये ट्रेन दिल्ली के बुजुर्गों को द्वारकाधीश के दर्शन कराने ले जा रही है। इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने सभी बुजुर्गों का आभार जताते हुए कहा कि तीर्थ यात्रा ट्रेन देश के कोने कोने में तीर्थ स्थल का भ्रमण कराने ले जाती है। इस योजना के तहत सरकार यात्रा, भोजन, निवास आदि जैसे सभी खर्चों का वहन करेगी और सभी सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी तीर्थ यात्रा कर रखी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जिनको किसी भी कारणवश, कुछ लोगों के पास संसाधन की कमी है, कुछ लोगों के पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग कारणों की वजह से जिंदगी में कभी तीर्थ यात्रा जाने का मौका नहीं मिला। कई लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो पहली बार तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ बैठे हुए 70 से 80% महिलाएं हैं। हर बार हम देखते हैं कि 70-80% महिलाएं होती हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि पुरुष तो अपने काम धंधे में पूरी दुनिया घूम लेता है, इधर उधर हो आता है। महिलाएं तो सुबह से शाम तक अपने परिवार में लगी रहती हैं, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा। उनको मौका ही नहीं मिलता घर से निकलने का। ये एक मौका मिला है जब वो तीर्थ यात्रा पे जा सकती हैं। तो आप सब लोग आज द्वारकाधीश जा रहे हो। द्वारकाधीश जी की सबसे ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ। हम 12-13 जगह भेजते हैं लोगों को, भाई इसमें से कोई भी एक जगह छांट लो। उसमें द्वारकाधीश जी है, रामेश्वर जी है, पुरी है, शिरडी बाबा है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, कई जगह भेजते हैं हम लोग, अयोध्या जी है। तो सबसे ज्यादा डिमांड द्वारकाधीश की, पुरी जी की और रामेश्वरम जी की होती है। और उसमें लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत वाले हो, आज आपको मौका मिल रहा है। आपका सारा ख्याल रखेंगे। सुबह उठते ही चाय, फिर नाश्ता, उसके बाद 11 बजे की चाय, फिर लंच, फिर शाम को 4 बजे का चाय स्नैक्स, फिर डिनर, फिर दूध रात का। आपकी सारी सुविधाओं का भी ख्याल रखा है। पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस आप अपने मर्जी के लिए, घर वालों के लिए कुछ खरीदना चाहें, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने कपड़े ले लो बस 7 दिन के, और उसके बाद वहां पे सारा ख्याल आपका रखा है। फिर भी अगर किसी चीज में कमी रह जाए तो पहले से ही मैं माफी मांग लेता हूं, आके हमें बता देना, आगे से वो कमी भी नहीं रहने देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।